अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपको पता है कि मंडे टू फ्राइडे आपके लिए नया प्रोग्राम लेके आते हैं नए मौजू के साथ। और खरा सच की एक ख़ास बात यह है कि हम इसमें जितने भी आपको बातें बताते हैं उसके पीछे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई प्रूफ वो ज़रूर होता है। तहकीकाती प्रोग्राम है, इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम है। आपको मैं बताऊँ कि पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन दिवालिया होने जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है खुदा न खासा जब पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा, हर किस्म की सैंक्शन लग जाएगी। लेकिन हुकूमत को कोई टेंशन नहीं है। मरियम नवाज़ जो हैं, मरियम सफदर, बल्कि आई एम सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड, मरियम सफदर जो हैं वो फ्रेंच सफ़ीर को आज रिसीव करी थी। उससे पहले वो चाइनीज़ सफ़ीर को रिसीव करी थी। उससे पहले और लोगों को करी थी। इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स वो चेयर कर रही हैं, कैबिनेट की मीटिंग्स वो चेयर कर रही हैं और वो फेडरल सेक्रेटरीज़ को बुला के उनकी मीटिंग्स चेयर कर रही हैं। मरियम नवाज़ को या मरियम सफदर को, जो भी वो अपने आप को कहलाना चाहें, उनको ये किसने हक़ दिया है कि वो पाकिस्तान की नैया को इस तरह से डबोएं या इसको अपने घर का यानी हमें मुलाजिम समझ लें या हमें नौकर अपने समझ लें। हो क्या रहा है कि पाकिस्तान ने मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ के अंदर डूब गया है। गरीब को तो 14,000 रुपये अगर बजट में दे देते हैं तो बड़े नारे मारते हैं कि जनाब हमने 14,000 दे दिए, 15,000 उसको मिनिमम कर दिए। लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान इस वक्त 103 खरब 47 करोड़ रुपये 33 अरब और 47 करोड़ रुपए के कर्ज़ों में डूब गया है। और इस कर्ज़े में गैर मुल्की कर्ज़ों का जो हुजम है वो 11,932 अरब रुपए, जबकि बैरूनी कर्ज़े जो हैं, मुल्की कर्ज़े पहले मैंने बताए, बैरूनी कर्ज़े जो हैं वो 5,004 अरब रुपए हैं। और सिर्फ माली साल 2015-16 में हुकूमत पाकिस्तान को इन कर्ज़ों पर 80 अरब रुपया सूद अदा किया गया। 1280 अरब रुपया सूद अदा किया और आइंदा माली साल मुल्की कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के मद में 1170 अरब रुपए रख दिए गए हैं, जबकि गैर मुल्की कर्ज़ों पर 111 अरब रुपए का सूद अदा करना होगा। पिछले माली साल में पाकिस्तान ने अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों पर 1325 अरब रुपया सूद दिया था। ये सूद से हमारी जान नहीं छुट रही है। हालांकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन सूद में डील करने का इतना शौक है इन लोगों को, सो कॉल्ड मुसलमानों को। मैं उस शख्स को मुसलमान ही नहीं समझता जो जानबूझकर सूद में डील करता है, सूद से पाक होने की कोशिश नहीं करता। ये आपका मसला है, आप समझें ना समझें। मैं जो कुरान मजीद में हुक्म है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के मजमूई कर्ज़ों का हुजम जो है खाम मुल्क की पैदावार 62% है और जबकि कानून के तहत हुकूमत GDP की 60% से ज़्यादा कर्जा नहीं ले सकती। पाकिस्तान अपना ही बनाया हुआ कानून, हुकूमत पाकिस्तान उसको तहस नहस कर रही है, उसको तोड़ रही है और बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान जो है वो दिवालिये की तरफ जा रहा है। मौजूदा वफाकी हुकूमत के इब्तदाई 27 माह के इक़्तिदार के दौरान हर पाकिस्तानी शहरी के कर्ज़ों के बोझ में मज़ीद 24,000 रुपये का इजाफा हुआ है। यानी जो बच्चा अभी पैदा हो रहा है, जो उसने पहले 1 लाख रुपया कर्जा अदा करना था, अब वो 1,24,000 रुपया कर्जा अदा करेगा। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद व शुमार के मुताबिक जून 2013 में मजमूई कर्ज़ों की मालियत 16,338 अरब रुपये थी और सितंबर तक बढ़कर 20,706 अरब रुपये तक पहुँच गई है। और मियाँ नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद कर्ज़ों की मालियत में 4,368 अरब रुपये का इजाफा हुआ है। ये वो गुड गवर्नेंस जिसका मियाँ साहब बात करते हैं। लोगों से पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं पाकिस्तान के नाम पे, गिरवी आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चे गिरवी पढ़ते हैं और अकाउंट्स में पैसे किसके जाते हैं? पैनामा लीक्स, आपको पता है। और वहाँ पे कोई फ्लैट्स हैं तो कोई अपार्टमेंट्स हैं, घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, बिजनेसेस हैं और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वहाँ पे अकाउंट में पैसे हैं। जून 2013 तक मजमूई कर्ज़ों के लिहाज से पाकिस्तान का हर शहरी जो है 90,700 रुपये का मकरूज़ था। ताहम एशियाई टाइगर बनाने का दावा लेकर इक़्तिदार में आने वाले पहले 27 माह के दौरान मकामी और गैर मुल्की ज़राए से बेतहाशा कर्जा मांग के इस बोझ में मज़ीद 24,000 रुपये का इजाफा कर दिया और इस तरह हर शहरी को अब 1,15,000 रुपया देगा हर शहरी, 20 करोड़, तब जाके पाकिस्तान का ये कर्जा अदा होगा। लेकिन हो क्या रहा है? पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम हमने किया था, बड़ा मुझे लोगों ने कहा कि सही नहीं है, गलत है, हमें पता नहीं चला। विंड पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर
कि किस तरह पावर के ऊपर, पावर के नाम पे मज़ीद दिवालिया किया जा रहा है, अपनों को नवाजा जा रहा है, और जो 4, 5, 7 अफराद हैं वो इतने अमीर हो गए हैं कि पूरा मुल्क उनके सामने गरीब है, और वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी को इंटरनेशनली चैलेंज करते रहते हैं। एक ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगा तो इंजीनियर अरशद अब्बासी, काजी सईद और डॉक्टर सलमान शाह मेरे साथ होंगे और आपको बताएंगे कि पावर प्रोजेक्ट्स में क्या घपले हो रहे हैं और ये किस तरह से हो रहा है। बट अगर आज इस प्रोग्राम ने टाइम ने इजाज़त दी तो तारिक फातमी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में हर शख्स उनको जानता है। उनकी करप्शन और उनकी अकरा परवरी और उनकी फरेब की जो दास्तानें हैं उनके मतलब भी ज़रूर बताऊंगा, बट एक ब्रेक के बाद। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं बता रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर कर्जों का बोझ कितना हो गया है और अन करीब ही अब पाकिस्तान को दिवालिया करने जा रहे हैं। काजी सईद साहब, आप लाहौर में बैठे हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि ये इतना कर्जा लेके और फिर बैरून मुल्क अपने फंडों में ट्रांसफ़र करा लेना, या टीओआर खेल रहे हैं अभी तक, ये कौम को कब समझ आएगी कि क्या हो गया इनके साथ? कौम को तो ये समझ आ गई है, मगर ये जो कर्जे का मामला है, अगर आप दुनिया भर में भी देखें तो हमारे यहाँ ये नवाज ये बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जी क्योंकि हमारे अखराजात ज़्यादा हैं आवाम पर और हमारी आमदनी कम है। अब पहली बात तो ये है कि दुनिया में पिछले तकरीबन 2-3 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि पब्लिक स्पेंडिंग नीचे जा रही है, हेल्थ पे भी नीचे जा रही है, तमाम जो वेलफेयर के शोबे हैं उनमें तो ये नीचे जा रही है। जो 4% आप रखते हैं उसकी औकात तो सामने आ गई आपकी। जो कोयटा में आपने देखा मुश्ताक रईसानी साहब के आज 22 बंगले और निकल आए हैं। जो पीएसटीपी या 4 पैसे आप मुबैना तौर पर हमारे लिए रखते हैं, जो उसका अशर और पकड़े कैसे गए उसकी रिपोर्ट भी छप चुकी है कि रात को वो शायद एजेंसीज ने वो डिटेक्ट कर ली टेलीफोन कॉल कि वो दुबई भी पैसे जा रहे थे और बाहर निकल जाने थे अगली सुबह। अगर रात को नैब पकड़ न लेती और फिर नैब को बहुत ऊपर से ग्रीन सिग्नल मिला तो फिर वो पकड़ सके, वरना नैब का रास्ता पुलिस के जरिए रोकने की कोशिश की जा रही थी। ये एक वाकया है। इस वाकये से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के फाइनेंसेस के साथ क्या, और ये कर्जे हमारे लिए नहीं लिए गए, ये कर्जे इस मुल्क। और ये मैं आपको सिटीजन कमेटी फॉर डेट रिफॉर्म जो मैं उसकी रिपोर्ट बता रहा हूँ, जो कि फ्रांस में उन्होंने किया कि 60% कर्जा 2 नंबर है। फ्रांस के अवाम को भी इनकार कर देना चाहिए वापस करना, हमारा तो 80% 2 नंबर है। उसकी वजह यह है कि हमारे ऊपर तो टका खर्च नहीं हुआ, और जो हुआ है वो हमें पता है। $133 मिलियन डेली यहाँ से जो बाहर निकल जाते हैं वो हमारे ऊपर खर्च नहीं होते, मगर ये पैसे अवाम देंगे। तो आपने ठीक फरमाया, अगर ये सी पैक का कर्जा भी बीच में डाल लें तो ये तकरीबन एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक ये तकरीबन $100 बिलियन के करीब बन जाता है, जो कि वायोलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे यहाँ कानून मौजूद है जिस तरह भी आपने बताया। तो ये कर्जा तो हमारे लिए इसके बाद आपको पता है ना, आपके डोनर्स आपको क्या कहेंगे कि अगर तुमने जिंदा रहना है और हमसे मजीद उधार मांगना है तो न्यूक्लियर बंद कर दो, फौज के साइज ज्यादा कर दो और इंडिया के बॉर्डर से हटा दो। वो अभी से कह रहे हैं, होगा ना। सरताज अजीज साहब की आज की स्टेटमेंट देख लें जो कल रात को दी उन्होंने कहा है जी हम रजिस्ट करें। वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि न्यूक्लियर पे हमने अमेरिका का प्रेशर लेने से इनकार कर दिया है। ये आज खबर छपी हुई है बड़े अखबारों में सरताज अजीज साहब की। तो दे आर ऑलरेडी प्रेशराइजिंग फॉर दिस। तो ये तो हो रहा है। तो बहरहाल ये है स्टेट ऑफ अफेयर्स जनाब मुबशिर लुकमान साहब। अरशद साहब, आपको यानी मैंने तो बात करनी है पावर के ऊपर, लेकिन वैसे मैं एक बात आपसे पहले पूछ रहा हूँ, जो इतना हम कर्जा ले चुके हैं जिससे मुल्क दिवालिया हो रहा है, ये अवाम को समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है इनके साथ? मुबशिर, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में जितना मीडिया आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं वो तो एक आम आदमी को पता ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी एक अपनी रोटी पानी में इतना मसरूफ़ है। जैसे आपके अभी टिकट चल रहे थे कि 48% गुर्बत है या 50% है, इतनी है, उसको इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो गलियों में आ सके, प्रोटेस्ट कर सके कि हमारा कर्जा इतना हो गया है और हमारे साथ घूमना पाकिस्तान। तो जब फुर्सत थी तब कहाँ से कर लिया था? मैं तो समझ रहा हूँ कि परवाह ही नहीं थी। देखिए, अवाम की जो बात है ना वो तो एक मीनिंगलेस होगी। एक अगर आज आप सर्वे जनरली कराएं तो मेरे ख्याल में 90% लोग यही कहेंगे कि हमें बताएं कि जमहूरियत की डेफिनेशन क्या है। अगर यही डेफिनेशन है तो हम इस सिस्टम से बाज आए। देखिए, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ
कि ये इतना जितनी लूट फूट हो रही है, या जिस तरह एक इसहाक डार साहब की माजर के साथ बात आई है कि आप दाल खाना जो है वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो चिकन खाएं, तो ये बातें आम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बात यह है कि वो इतनी बुरी तरह से एंगेज हो गए अपने रोज़मर्रा के मामलात में कि ज़ाहिर है कि एक आम फैमिली, आपको तो कि उसका साइज 3 से लेके 10 आदमी उनको खाना खिलाना पड़ता है, उनकी अपनी मसरूफियात है। अदरवाइज़ ये जो लोग आप लोग कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को सब पता है। हमारी तो हुकूमत ही नहीं है यहाँ पे, सारी हुकूमत तो मरियम सफदर चला रही हैं। देखिए, इसके मतलब तो जो आप, मैं क्या कमेंट्स कर सकता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है, यही आप कह सकते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पहले भी 1947 से पहले क्वीन चलाया करती थी लंदन बैठ के। तो आज दोबारा आफ्टर इतने साल के बाद दोबारा चल नहीं ना रहे। क्वीन ने तो फिर भी अच्छा किया था, बाय द वे। एक रिमाइंडर है, क्वीन ने बहुत काम करवाए थे यहाँ पे, इन्होंने क्या कराए? देखिए, क्वीन बिल्कुल आंसरेबल भी नहीं थी, लेकिन एक बात है कि रिमाइंड कराया है कि जो 1947 में क्या हुआ करता था। अलबत्ता एक बात है कि उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर क्या था, उस वक्त लोगों की खुशहाली कितनी थी, मेरे ख्याल में डेफिनेटली आज से बेहतर थी। आप भी सुनते होंगे कि शायद इतने डिप्टी कमिश्नर थे और शायद कोई 4-5 से गोरा था जो पूरे इंडिया को चला रहा था, और लोग भी सेटिस्फाइड थे। क्राइम रेट कितना था, अगर कंपेयर करें तो जो हमें ये रिविज़िट कराया गया है आफ्टर 70 ईयर्स ऑलमोस्ट, तो मेरे ख्याल में ये इट्स अ वेरी बैड एक्सपीरियंस कि अभी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे लंदन में और चला रहे हैं, सुना कि फाइलें वहाँ पे जाती हैं फिर आती हैं, और एक रिमोट सेटेलाइट। कई साहब मुझे ये बताएं कि अगर ओबामा, हिलरी और ट्रंप ये तीनों अमेरिका से बाहर हों और ऐसे मुल्क में हो जहाँ इनके असासे हों, जहाँ इनके बैंक अकाउंट्स हों और जहाँ इनकी औलादें हों, और ये स्काइप के ऊपर अमेरिका चला रहे हों, क्या ये बात मुमकिन है? वहाँ पे कोई एक्सेप्ट करेगा इस बात को? वहाँ तो ये मुमकिन नहीं है, मगर ये भी आप गौर फरमाइए कि आपकी इकॉनमी तो वर्चुअली टेक ओवर कर ली है उन्होंने। आप कौन सा टैक्स लगा सकते हैं? आप मुझे बताएं, जो टैक्सेस लगते हैं इस वक्त, जो रिपोर्ट छपी है उस रिपोर्ट में जो बजट आया है उसमें जो 4 बड़ी तरजीहात बताई गई हैं। पहली आपकी तरजीह कौन सी है? किनका रिगार्ड आपने करना है बजट बनाते हुए? आलमी मालियाती इदारे। फिर आपका करंट अकाउंट जो एक्सपेंडिचर है वो आ गया, रियासत के खर्चे आ गए, फिर आके आपके कार्टल्स आ गए जिनके ऐसा रोज आपने जारी करने होते हैं बड़े तबातर के साथ, जिन्हें टैक्स में आप छूट भी देते हैं। आपको मैं बताऊं कि वजीर आजम के टॉयलेट के ऊपर 28 करोड़ रुपया लगेगा। यकीन ये चलें, ये खबर है हमारे लिए जो आपने बताई है, मगर हमें कोई अचंभा नहीं हुआ। अगर एक सेक्रेटरी के घर से 70 करोड़ रुपए निकल आया है तो कुछ भी मुमकिन है इस दुनिया में, इस फानी दुनिया में। मगर मैं जो अर्ज कर रहा था कि जो आपके लोग हैं, आवाम है, वो तो चौथे दर्जे पे हैं और जाहिर है वहीं से कंट्रोल होते हैं। मैं तो यही कहा कि एक खुदा न खासा दारुल खिलाफा वहीं बना लेते हैं, क्योंकि सारे सियासतदान भी वहीं बैठे हुए हैं, हमारे अल्ताफ हुसैन साहब भी वहीं बैठे हुए हैं, वहीं पे सारी व्हीलिंग डीलिंग हो रही है। तो ये इधर क्या है? ये मैंने जैसे आपको कहा था कि यहाँ पहले सियासत खेतों खलियानों में होती थी, फिर ड्राइंग रूम्स में होती रही, अब लंदन में हो रही है। तो इसलिए सिलसिला है। और तकलीफ दे बात जो एक और मैं बात ऐड करना चाहता हूँ, बात ये नहीं है कि लोग तंग नहीं है, बात ये नहीं है कि लोग रोज नर्सें बाहर आ रही हैं, रोज डॉक्टर बाहर आ रहे हैं, क्लर्क्स बाहर आ रहे हैं। वेयर आर पॉलिटिकल पार्टीज? वो उन्हें लीड करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो 2 नंबर बातों पे लड़ाई कर रहे हैं। ये TORs पे बेमानी बहस में हमें उलझाया हुआ है उन्होंने। और इसके अलावा डब्बे खोल दो, डब्बे बंद कर दो, इलेक्शन कमीशन ठीक है, कोई एक हार्ड कोर इशू है रोटी। साहब मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर सलमान शाह ने। डॉक्टर साहब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं और बड़े काबिल एहतराम हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले मैं पाकिस्तानियों को बता रहा था कि पाकिस्तान के मजमूई कर्जे 103 खरब 33 अरब और 47 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गए हैं, और एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन पैदा हो गई है, क्योंकि आपका डेट टू GDP रेशो जो है वो बल्कि कुछ लोग कहते हैं एक्सीड हो गया बाय 2%, और कुछ लोग कहते हैं कि एक्चुअली वो 62% है, और 60% की तो वैसे कदगन है कानूनी तौर पे कि ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अब ये जो बोरिंग जिस तेज़ी से कर रहे हैं, ये 100% से तजावुज़ कर जाएगा, और तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा स्वाई अपना न्यूक्लियर रोल बैक करने के, फ़ौज के साइज़ को कट डाउन करने के, और बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के। ये किस किस्म के बजट्स बना रहे हैं जनाब इसहाक डार साहब? देखें, एक बात तो ये है कि एक हमारा डेट लिमिटेशन, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट है, जिसके तहत हमारे टोटल जो कर्ज़े हैं, पब्लिक डेट टू GDP रेशियो, उसको 60% से कम होना चाहिए।
और 60% से अगर आगे जाएगी तो नेशनल असेंबली में स्पेशल परमिशन लेने के बाद आप ये कर्ज़े बढ़ा सकते हैं। तो उसको लिमिट को तो हम क्रॉस कर गए हैं पिछले 7-8 साल से। बात ये है कि जब आपके फिस्कल डेफिसिट या मालियाती खसारे अगर होंगे तो वो आप फाइनेंस डेट के थ्रू करते जाएंगे तो अल्टीमेटली वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी तो फिर ये रेशियो जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी पिछले 8-9 साल से एक स्लो ग्रोथ मोड में आ चुकी है। उसकी वजह से कर्ज़ों का हजूम जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है और जीडीपी जो है वो बनिस्बत उतनी नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान को ज़रूरत है। सो आई थिंक ये अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए भी है कि आपकी कैपेसिटी जो है डेट कैपेसिटी उसको आपका बजट भी सपोर्ट नहीं कर रहा और दूसरी तरफ आपके फॉरेन लोन्स जो हैं वो भी इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो हैं वो भी इतनी नहीं है कि इतने बड़े डेट को सस्टेन किया जाए। और इसके ऊपर एक और बहुत बड़ा एक छुपा हुआ डेट है और उसको हम कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ वो हैं जो आपने सॉवरन गारंटीज़ इधर उधर दी हुई हैं, पर्टिकुलरली पावर सेक्टर के, और जब आप वो पेमेंट्स नहीं करेंगे और वो पेमेंट्स जो हैं अगर आपकी इतनी एक्सपेंसिव पेमेंट्स हैं जो आप अपने सारिफ से भी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो एक तरफ तो आपका सर्कुलर डेट भी बनेगा, दूसरी तरफ वो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ भी बनेगी और अल्टीमेटली उनको आपको बजट के ज़रिए पे करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में सबसे ख़तरनाक चीज़ इस वक्त जो डेवलप हो रही है वो आपकी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ हैं पावर सेक्टर की। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि आपके जो बैंक्स हैं उनका फेवरेट काम हो गया कि वो लोगों को कर्जे नहीं दे रहे कारोबार के लिए, बल्कि 7% के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को कर्जे दी जा रहे हैं, तो उनको तो कोई और एक्टिविटी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जो पैसा है वो मार्केट में तो आ नहीं रहा, रोल ओवर हो नहीं रहा, नए प्रोजेक्ट्स में लग नहीं रहा, यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, गवर्नमेंट खुद ही बोरोअर हो गई है और खुद ही अपना 7% के ऊपर उसे डिफ़ॉल्ट भी अब करते जाना है, तो इकॉनमी चलेगी कैसे ऐसे? देखें, एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो ख़ासा नेगेटिव इसलिए हो चुका है कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आपकी गवर्नेंस है, जिस किस्म की आप रेगुलेशन कर रहे हैं या और दूसरी तरफ आप डीरेगुलेशन भी नहीं कर रहे, रिफॉर्म्स भी नहीं कर रहे, तो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर साइडलाइन हुआ है, साइड पे बैठा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर इस वक्त बोरोइंग भी नहीं कर रहा और वो बैंक्स जो हैं वो उनको लेंड भी नहीं कर रहे। सो अब एक पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो कम्पेटिटिवनेस का आया हुआ है और हमारे आप देख रहे हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर या हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो ख़ासे प्रेशर में है। उसकी वजह एक ये है कि उस एग्रीकल्चर में तो आपने पूरी वैल्यू चेन में तबाही मचाई हुई है, ना आपने पानी के ऊपर कोई तवज्जो दी है, ना कोई अच्छे सीड्स के ऊपर तवज्जो है। आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है दुनिया की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस से 40-50% ज़्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। आपकी जो यील्ड्स हैं वो आधी हैं हिंदुस्तान के मुकाबले में, क्रॉस द बॉर्डर आप जाएं उधर आपसे डबल यील्ड्स पे काम हो रहा है। सो एक तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर का है। दूसरी तरफ आपकी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसकी भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस इतनी ऊंची है कि वो compete ही नहीं कर पा रहे। स्पेशली आप अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें तो उनके इश्तिहार पे इश्तिहार आ रहे हैं कि उनके रिफंड्स नहीं किए जा रहे, उनकी जो बिजली है वो अभी भी बहुत महंगी है। अगर आप बिजली का देखें डबल रेट हम लगाते जा रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें भी हम डबल रेट दुनिया के रेट के मुताबिक लगा रहे हैं ताकि हमेशा के लिए हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो खड़ा ही ना हो सके अपने कदमों पे। आज आके बात फिर रहेगी ये प्रोटेक्शन के अंदर जो इकॉनमी घूम फिरेगी तो उसमें सारा काम होगा। रेमिटेंसेस अगर बाहर से आती रहेंगी तो आपकी रियल एस्टेट चलती रहेगी। कल को अगर रेमिटेंसेस
गिरनी शुरू होती हैं और वायर के वर्कर्स आपके वापस आना शुरू होते हैं, तो फिर यहाँ पे इकॉनमी में कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगी और पाकिस्तान में एक खासा इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जाएगा। सो एक तरफ आपकी कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ पावर सेक्टर की, दूसरी तरफ रेमिटेंसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ये आपके लिए डेडली है अनलेस आप अपने आप को रिफॉर्म करना शुरू करें। आप अपने आप को डिसीजन मेकिंग आपकी टॉप क्लास हो, आपके अदारे टॉप क्लास हो, आपकी जो इकॉनमी की जो कम्पिटिटिवनेस है, आपस में कंपटीशन जो है वो बेहतर हो। कंपटीशन ये कर लेंगी, मरियम सफदर कर लेंगी, ये सब कुछ फिक्र ना करें, ये मरियम सफदर कर लेंगी। लेकिन कमिंग बैक टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम उस दिन भी बात कर रहे थे, विंड पावर प्रोजेक्ट्स, और हमने कहा या करप्शन की चक्कियाँ। होता क्या है, मैं आपको एक बात कर दूं पहले नाजरीन। मैं आज डेनमार्क की एम्बेसी में इफ्तार पार्टी थी, उन्होंने मुझे भी इफ्तारी पे बुलाया हुआ था और वहाँ पे भी ये मेरी डिस्कशन हो रही थी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो विंड पावर है ये प्रॉबेबली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वर्ल्ड ओवर। लेकिन पाकिस्तान में इसका हसूल उसको जिस तरह से बना दिया गया है उसमें अब ये बहुत ज़्यादा महंगी होने जा रही है। और इसमें जो चोरी है वो शुरू होती है लेटर ऑफ इंटेंट से। मैं आपको बताता हूँ कि लेटर ऑफ इंटेंट से एक ऐसी चाबी है जिसके ज़रिए चंद अफराद को एक चाबी दे दी जाती है जिससे वो कौमी ख़जाने को खोलते हैं और अपनी तिजोरियाँ जो हैं भरते रहते हैं। हुकूमत इंटरेस्टेड पार्टीज़ को लेटर ऑफ इंटेंट जारी करती है। जब किसी एक को ये मिलता है तो हमने देखा है कि उसके लिए करप्शन के दरवाजे खुल जाते हैं। हुकूमती ज़मीन को चंद रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से उनको दिया जाता है और अब तक 100 से ज़्यादा लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए जाते हैं और 25 से 30 के करीब प्रोजेक्ट्स के लिए हुकूमती ज़मीन भी दी जा चुकी है। जब ज़मीन ली जाती है तो उसका अगला मरहला टेक्निकल फिजिबिलिटी का है और उसके लिए 5-5 अलग-अलग स्टडीज़ की जाती हैं। इस तरह उनकी कीमत होती है, उनकी विंड मेजरमेंट होती है, उनके आलात हैं, कानूनी टेक्निकल अखराजात हैं, ये 5 से 6 लाख डॉलर पे पड़ते हैं और यही उस स्पॉन्सर की कुल कीमत है जो उसको कुल अदा करनी है। लेकिन पाकिस्तान में विंड प्रोजेक्ट लगाने की एक मिसाली ब्रेकडाउन जो है वो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट या इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, EPC जिसे कहते हैं, विंड टर्बाइन की प्रोक्योरमेंट और जगह पे लगाना और प्रोजेक्ट को कमीशन करना। लेकिन अलग-अलग टर्बाइन की कीमत 45 से 50 मिलियन डॉलर के करीब अब ये कर दी है, जबकि इतनी थी नहीं है। सिविल कॉस्ट 8 से 9 मिलियन डॉलर और साइट के अंदर बिजली सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों पे खर्च होते हैं और तकरीबन कोई 67 मिलियन डॉलर पे जाके ये एक प्रोजेक्ट बन रहा है। EPC कंट्रैक्टर्स कुछ मिलियन डॉलर्स इजाफी रिस्क को कवर करने के लिए डाल देते हैं। बावजूद ECP की टोटल फुल फ्लेज कीमत जो है किसी सूरत भी 75 मिलियन डॉलर से ज़्यादा होती नहीं है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि यानी एक EPC कॉस्ट आती है, उसके बाद नॉन EPC कॉस्ट है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 132,115,622 मिलियन बन जाती है। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रोजेक्ट कंपनियों ने इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्टर्स और बैंकर्स जो हैं वो क्रेडिटर्स को जमा कराते हैं। उफ, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पूरी दुनिया में 6 सेंट विंड एनर्जी की मुकर्रर है। पाकिस्तान में शुरू ही वो 14 सेंट से हो रही है या 12 सेंट से हो रही है, 8.5 तो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है। ये क्यों 6 पे नहीं ले रहे, जबकि मुझे पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर सलमान शाह ने दिखाया था कि UAE ने अभी किस कॉस्ट पे, किस प्राइस पे प्रोक्योरमेंट किया 1 हफ्ता पहले। मुबशर, पहले तो बात थी कि आपके प्रोग्राम से पहले मुझे ये कहा गया था कि विंड के ऊपर कमेंट्स करने, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले मैंने मोबाइल उठा के बाहर रखा। वजह ये है कि विंड प्रोजेक्ट्स की 70 से लेके 90% तक जितनी भी जो प्रोक्योरमेंट है या इक्विपमेंट है ये बाहर से आता है। इसका मतलब ये है कि जो इस सेट की यूनिवर्सल कास्ट है वो इंडिया में वही है, जो पाकिस्तान में भी वही है और UAE में वही है। लेकिन आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है। अभी क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, अभी मैंने इंडिया का और मलेशिया का इसी रिन्यूएबल का ऑडिट किया और अभी मैं चाइना से भी होके आया हूँ इसी विंड के प्रोजेक्ट्स पे। आपको बताऊं कि जिस तरह ओवर द ईयर्स कास्ट टेक्नोलॉजीज़ की कम से कम होती जा रही है, अभी चाइना में 1.5 मिलियन डॉलर से कास्ट विंड प्रोजेक्ट्स की कम होके पर मेगावाट तकरीबन 0.6 तक आ गई है।
जब आप पाकिस्तान में देखते हैं तो आपने बिल्कुल कहा है कि 132, 130 या 115 है। ये शो करता है कि पाकिस्तान में इन प्रोजेक्ट की ड्यू डिलिजेंस नहीं हुई। हालांकि अगर मैं और आप बैठे या आपके स्टाफ बैठे, ये एक 24 घंटे का काम है कि हम पता करें कि इस सेट की कीमत इंटरनेशनल क्या है, अच्छा कितनी कीमत इसकी इंटरनेशनल है, कितनी यहाँ के पड़ रही है, और फिर कितना इसके ऊपर प्ले है। लेकिन इसमें कसूरवार ना सिर्फ ADB है बल्कि नपरा भी एक इदारा बना हुआ है। जैसे आपने कहा कि जी शाह साहब ने कहा कि जी डीरेगुलेशन पाकिस्तान में हुई है, वापस अनबंडल हुआ है 97 में, एक इदारा नपरा आया। लेकिन नपरा में देखिए मेंबर्स कौन लगे हुए हैं, चेयरमैन कौन लगा हुआ है। एक मेंबर तो वो हैं जो कि हमारे मिनिस्टर वाटर पावर के ब्रादर ला हैं। ये बात मुझे इसलिए अफसोस से कहनी पड़ती है कि इनका एक काम, एक जुडिशल एक्ट होता है कि यहाँ पे नेपरा में बैठ के आप मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर के काम देख रहे होते हैं। वहाँ से जब केस आएगा तो यही मेंबर टैरिफ हैं, तो ये इनको डिनाई नहीं करते बल्कि एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं। मेरा एक दो मीटिंग में इनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ जब ये हियरिंग कर रहे थे। मैंने कहा कि देखें, आप मुझे बताएं कि ये आप विंड पावर प्रोजेक्ट्स की आपने ड्यू डिलिजेंस की है, इंटरनेशनल कीमत देखी क्या है, यहाँ क्या चल रही है। आप मुबशर, आप यकीन करें, ये सुन रहे होंगे, बल्कि मैं ये इनको कहूँगा कि आपका एक प्रोग्राम करें जिसमें इनको भी बुलाएं। थोड़ी देर गुफ्तगू के बाद अंदाज़ा हुआ है कि इनको बेसिक चीज़ों का भी नहीं पता, और ख़ुद वो भी कहने लगे डॉक्टर साहब कि ये मैं एक बात बताऊँ। देखिए मुबशर, एक बताऊँ, जो बंदा 60 साल तक कुछ ना कर सके और उसके बाद अगर आपको किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी में बैठा लें इस बेस के ऊपर कि ये फलां मिनिस्टर के ये अजीज़ हैं, तो मुबशर उससे हम कभी कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर आप, मैं और आप पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। देखिए इंडिया में टैरिफ 3.5 रुपये है, चाइना में जो टैरिफ है इसका तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3.5 रुपये अगर कंपैरिजन करते हैं। पाकिस्तान में 12.5 है, और ये जो प्ले हो रहा है ये आप कह सकते हैं कि बड़ा टेक्निकली, बड़ा यही समझ रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं है। लोगों को सब समझ आए, लेकिन आपने जो जैसे पहले बात की, बात यह है कि हमारी बात कहीं रजिस्टर्ड नहीं होती। मैं आपके प्रोग्राम में बात कहूँगा, मुझे कभी कभी चीफ जस्टिस जो है ना, ये बाहर प्रोग्राम में बड़ी बातें करते रहते हैं, जी गुड गवर्नेंस है, ये है वो है। काश कभी ये पावर सेक्टर के ऊपर कभी एक सोमोटो भी लें कि आज हमारी मिनिस्ट्री ये क्लेम कर रही है कि देखिए जी आप, हमने 17,200 का फिगर क्रॉस किया है भाई, 16,500 2010 में जरदारी के दौर में हुआ था। इसका मतलब ये है कि हमने 700 मेगावाट ऐड किया। एंड मुबशर लुक एट इंडिया, 80,000 वो मेगावाट ऐड कर चुके हैं। तो ये गवर्नमेंट आई थी कि हमने तो पावर सेक्टर में रिफॉर्म लेके आनी है। फिर जैसे शाह साहब आप बात करें, इकानमी की बात कर रहे हैं, देखिए इकानमी का इंजन है एनर्जी। जब एनर्जी ही नहीं होगी, जब उसका ये स्टेटस है, जब आप बातें कर रहे हैं, तो कौन सी इकानमी, कौन सी एम्प्लॉयमेंट और कौन सी वो पावर्टी की बात होगी। सलमान शाह साहब एग्री कर रहे हैं इंजीनियर अरशद अब्बासी की बात से? जी बिल्कुल, आई थिंक 100% ऑन द डॉट है। लेकिन ये देखें, बात मेरे ख्याल में ये हो गई है कि हमारी जो सियासत है उसको पावर सेक्टर एक गोल्डन गूस मिल गई है। ये वो सेक्टर है जो इनके लिए वो सोने के अंडे देती है। पूरा जो निज़ाम है मिनिस्ट्री से लेके PBIB, नेपरा, तमाम ये इदारे जो हैं, इनमें यहाँ तो ये एब्सोल्युटली करप्ट हैं या बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट हैं। क्योंकि देखें, पहली बात तो ये है कि कंपटीशन क्यों नहीं कराते, क्यों अप फ्रंट टैरिफ किस लिए देते हैं? अगर ये कम अज़ कम थोड़ा सा कंपटीशन करा लें तो कम अज़ कम ये तो पता लगेगा ना कि सबसे कम कॉस्ट पे कौन काम कर सकता है। और अगर कोई प्राइवेट पार्टी नहीं आती पाकिस्तान में, लेट्स से टेररिज्म की वजह से या दूसरी किसी वजह से, तो अपने अदारे भी तो हैं ना जो कि ये काम कर सकते हैं। टर्न की बेसिस के ऊपर भी आप ये काम कर सकते हैं। कंपटीशन के ज़रिए आप टैरिफ जो इस वक्त 15 सेंट पे चल रहा है उसको आप नीचे 5-6 पे ला सकते हैं। और अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब तो तेल की कीमतें भी इतनी हो गई हैं कि वो जो पावर जनरेशन फर्नेस ऑयल से करनी थी वो भी कोई 5-6 रुपये में बिजली पैदा कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसको पाकिस्तान के अवाम की जो जेबें काटने के लिए बना हुआ है। आप देख लें कि जितनी भी आपकी इस वक्त मुश्किलात हैं इकॉनमी की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ अब्बासी साहब से कि बेसिक इनपुट पावर है, और उसके साथ साथ फिर दूसरी तरफ गैस भी है। जो LNG के भी हम मायदे करते जा रहे हैं, स्पॉट प्राइस जो है वो इतनी कम है इस वक्त। और मैं पढ़ रहा था
कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट तो करना ही नहीं चाहिए इन हालात में जब स्पॉट प्राइसेस नीचे गिरी हुई हैं और सप्लाई जो है उसका बढ़ने का खदशा है। सो आई थिंक ये एक ऐसा सेक्टर बन गया है जो सियासतदानों का फेवरेट सेक्टर है। इसमें अपने सबसे करीबी और सबसे जो जिनको नवाजना होता है उनको इसमें लगाया जाता है। इसमें आप देखें कि सारी फैमिली भी लगी होती है और मिनिस्टर साहब भी लगे होते हैं और दोस्त यार भी लगे होते हैं, और सोल्यूशन जो है वो नहीं निकल रहा। सोल्यूशन ये निकल रहा है कि सारी दुनिया की सबसे महंगी बिजली जो है वो पाकिस्तानियों के नसीब में आ रही है और वो भी वक्त पे नहीं आती सही। सो आई थिंक ये अब पूरा सेक्टर हमारे साथ हैं, इंजीनियर अरशद अब्बासी मेरे साथ हैं और काजी सईद भी मेरे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं, इन पे विंड पावर के ऊपर बात कर रहे हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। काजी सईद साहब, बात यह है कि आज मैं डेनमार्क की एम्बेसी में था तो मुझे उन्होंने बड़ी चीज़ों पे एजुकेट किया है, एनलाइटन किया है, स्पेशली विंड एनर्जी के मुतालिक, और मैं कन्विंस्ड हूँ कि इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी और मैं कन्विंस्ड हूँ कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन मैं ये भी कन्विंस्ड हूँ कि हम कॉन्ट्रैक्ट ही सही नहीं कर रहे। जो हमें चीज़ 6 सेंट में मिलनी चाहिए वो हम 12 से 14 सेंट में जाके ले रही हैं। इसकी क्या वजह है काजी साहब? देखिए, अभी अंजीर साहब ने भी बात की और सलमान शाह साहब ने भी बात की। बात यह है कि आप क्या समझते हैं कि इस मैशत का आज मकसद यहाँ पे कंपटीशन करवाना है, यहाँ पे सस्ती एनर्जी लेना है। अभी आपने ये जो सड़कें बनाई हैं और ये जो आपने ये दुनिया में महंगी तरीन, फ्रांस में से सस्ती बनी है ये जो मेट्रो आपने बनाई है। अब अच्छा, दूसरी बात ये कि दुनिया में देखें ये सेफ हेवन्स बने हुए हैं, सिर्फ हमारे लोगों के पैसे बाहर नहीं पड़े, अब ये बाहर के मल्टीनेशनल्स के भी पैसे बाहर पड़े हुए हैं। बेसिकली हुआ यह है कि रेगुलेटर पूडल बन गया है, रेगुलेटर की कोई औकात नहीं रही। और आज हर जगह पे हम ये देखते हैं। अच्छा, अभी ये देखें, जब हेजल ओलेरी आए थे यहाँ पे मुआहदे करने और उन्होंने कहा था कि IPPs जो हैं वो तारीख इंसानी के सबसे बड़े मुआहदे हुए जिन्होंने रियासत पाकिस्तान का बुरकस निकाल दिया है। अगर वो मैंने डॉक्टर मुनीर कमाल का एक ब्लॉग पढ़ा फाइनेंशियल टाइम्स में तो मैं हैरत ज़्यादा रह गया कि 2080 का कोलेट्रल था, 80% बैंक की लाइबिलिटी थी, वो रियासत पाकिस्तान ने उसको जो है वो फाइनेंस करना था, और उसके बाद 18 से 20 का, यानी वो मुआहदे बुनियादी तौर पर अगर पूरी रियासत को ढालकर इनके प्रॉफिट्स के जो ब्लैक होल्स में डाल दें तो वो आप भर नहीं सकते। अब जो ये मुआहदे करें, डॉक्टर साहब ठीक फरमा रहे हैं, सलमान शाह साहब, अभी तो ये 34% तक रेट ऑफ रिटर्न इन्होंने कर दिया है। तो यहाँ की मैशत का मकसद जनाब के घर में बिजली पहुंचाना नहीं है, कहीं माल बनाना है। या माल बन सकता है या बिजली बन सकती है। यही क्राइसिस है पूरे कैपिटलिज्म का आज पूरी दुनिया में। अगर आप देखें तो यहाँ पे इकोनॉमी में जो नहीं कहीं भी किक स्टार्ट हो रही, कहीं ग्रोथ रेट नहीं आ रहे, बेचैनी है, दुनिया में मूवमेंट्स बन रही है। मैंने अभी फ्रांस का आपको बताया कि उन्होंने कहा कि जनाब 60% कर्जा हमारा 2 नंबर था। 2008 में एक्वाडोर ने 60% 70% कर्जा वापस करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये तो इन्होंने हमें 2 नंबर सारा। तो ये है, मगर कौन ठीक करेगा? यहाँ कोई ठीक नहीं करेगा। और वो मुआहदे हमने आज तक क्यों रिविजिट नहीं किए? डॉक्टर साहब के दौर में भी हमने रिविजिट नहीं किए जब ये IPPs के सारे हमारे एनर्जी के सेक्टर का भुरकस निकला, और आज तक निकल रहा है। और डॉक्टर साहब ठीक फरमा रहे हैं, अगले मुआहदे भी उसी तरह हो रहे हैं। तो बेसिकली ये मैशत चंद लोगों और एक ग्रोह की खिदमत के लिए है जनाब, की मेरी बिजली बनाने के लिए नहीं है, मेरी वेलफेयर के लिए नहीं है। तकलीफ दे बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी बाहर नहीं निकलती जब नर्सें बाहर निकलती हैं, डॉक्टर्स बाहर निकलते हैं, क्लर्क्स बाहर निकलते हैं। तो पॉलिटिकल मूवमेंट्स ने लोगों को बिट्रे कर दिया, रियासत पे इनके कब्जे हो गए, आलमी मालियाती इदारे बैठ गए, कनायमस हो गई। हमारी जेब कटती रहेगी जब तक इसमें मैसेज फैक्टर इन नहीं होते, अवाम नहीं होते, कोई आपका आसरा नहीं है। मैं 1 मिनट का ही साहब, सॉरी जी मुबशर साहब, आपने बड़ा एक थोड़ा सा टेक्निकल मौजू भी बात की है कि जी डेनमार्क की एम्बेसी ने कहा कि इतनी इनकी कास्ट होनी चाहिए, इसे कहते हैं इंजीनियरिंग पर को। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, ये मुझे पता है कि इतनी होनी चाहिए। आपने बिल्कुल कहा कि एक होता है, उन्होंने मुझे ये कहा है कि ऑल्टरनेट एनर्जी के लिए हम आपको बड़े ऑप्शंस दे सकते हैं और बड़े कॉस्ट इफेक्टिव। बिल्कुल उन्होंने भी ये ऑफर्स बिल्कुल पब्लिकली भी की हुई है। और इसे कहते हैं कि जो EPC कास्ट की वैल्यूएशन जो है वो ज़ाहिर है कि प्लानिंग कमीशन को भी करनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर को भी करनी चाहिए, और नेपरा भी है। मैं यहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर को बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट देना चाहूँगा कि आज से 6 महीने पहले काश वो क्लिप चलाएं जिसमें इन्होंने कहा कि देखें जी, मुझे क्रेडिट दें कि मैंने जंग में और एक चीज़ों के मलिया में 2 LNG के पावर प्लांट है और मैंने 87 बिलियन से देखे मैंने 54 बिलियन कर दिया, और उसने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन जिस वक्त उन्होंने ये किया, इसका मतलब है कि प्लानिंग कमीशन को,
मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर को और नेपरा और एडीबी को घर जाना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर कास्ट कम कर रहा है। और ये कास्ट क्यों कम कर रहा है, ये अलग बात है कि उसकी भी एक लंबी और फिलासफी है कि उसमें एक एलएनजी की कंजम्पशन होनी थी। लेकिन उस दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इन सब इदारों को चार्जशीट कर दिया था, आपने भी सुना होगा, जिसमें 3 दफा रिपीट किया उन्होंने। सलमान शाह साहब, बात यह है कि मुझे ये पता चला है आज सिर्फ एक मुल्क की एम्बेसी को विजिट करके कि हमारे पास दुनिया में बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, हम क्यों नहीं उनको एवेल्युएट करें, कंपैरेटिव उसमें फॉर्मेट में क्यों नहीं लेके आते, और जबकि अपने मनपसंद लोगों को हम दे जा रही हैं और अवाम मरती जा रही है। नहीं, इसमें तो और कोई शक ही नहीं है कि इसको सेक्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान को चोरी जो है ना वसाइल को चोरी करने के लिए। आप देखें कि IPPs ने पहले पाकिस्तान को डैमेज किया, उसके बाद RPPs उससे भी बड़े तरीक़ेकार ढूंढे गए कि बिल्कुल ही 100% फ्री लगें प्रोजेक्ट्स और मैक्सिमम रिटर्न जो है वो स्पॉन्सर्स की जेबों में जाए, और वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बंद किया। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये भी उसी खाते में है, और एक्सट्रीमली ये सिस्टम की टोटली डिज़ाइन इसीलिए किया गया है कि पाकिस्तान को इससे नुकसान पहुंचाया जाए। बल्कि मैं तो कहूँगा अब कि पाकिस्तान का जो बजट है वो भी टोटली अब जो है एक किस्म का लीकिंग बकेट है, उसमें आप जितना भी डालेंगे रिसोर्सेज वो सारे लीक कर रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं कि कभी पैसा ब्यूरोक्रेट्स के घर से मिलता है या मिनिस्टर्स के घर से मिलता है, या कोई वो हवाई जहाज़ से बाहर जा रहा होता है या किसी किश्ती से बाहर जा रहा होता है। I mean, ये तो निज़ाम जो है इतना बिगड़ चुका है कि ये इसको अब स्क्रैप करने का वक्त आ गया है। आई थिंक कि ये जब तक ये हम पूरी मिनिस्ट्रीज़ की लाइन लगा के खड़ी कर दें, सबसे ऊपर पावर सेक्टर होगा, उसके ऊपर बाद नेचुरल रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री होगी, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होंगे, और इनकी आप चेक कर लें अगर 100 रुपया बजट में है तो उसमें से 50-60 रुपये तो वो लीक हो रहा है, कहीं इधर उधर जा रहा है, और मुश्किलों से कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं हो रहा। अगले 20 साल के प्रोजेक्ट्स जो हैं थ्रो फॉरवर्ड आपके 20-20 साल के हैं कि 20 साल लगेंगे प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करने में। सो आई थिंक ये अब निज़ाम जो है आई थिंक इज़ टोटली डिसफंक्शनल। इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी का नहीं है, इसमें कोई परफॉर्मेंस का नहीं है, किसी की पूछगिछ नहीं है। आपका ऑडिटर जनरल जो है वो भी अंडर प्रेशर है, नैब जो है वो काम नहीं कर रही, FIA, ये सारे इदारे जो हैं इस वक्त सब ने आंखें बंद की हुई हैं और ये मौज मेला लगा हुआ है। सो आई थिंक ये कोई इतना आसान सॉल्यूशन इसका नहीं मुझे नज़र आ रहा कि ये सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम है जो अपने आप को दुरुस्त कर लेगा। आई थिंक इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। मियाँ साहब तो मानते ही नहीं कि उनसे कभी कोई गलती हो सकती है, तो अब कौन समझाएगा ये? देखिए, मियाँ साहब ने जो मैं स्टेटमेंट की रेफ़र करता हूँ उस पर बार बार मेरे ख्याल में आप लोग भी थे, तो ये कहा था कि देखो आप मुझे क्रेडिट दो कि मैंने इतना बड़ा काम किया है। तो वो बेसिकली आपकी बात का जवाब था कि EPC कंस्ट्रक्शन कास्ट को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जहाँ उसका अपना इंटरेस्ट हो वो 87 बिलियन से यानी 87 अरब से 54 अरब पे लेके जा रहा है। तो बताएं ये क्या था? इसका मतलब ये है कि हमारे वो तमाम इदारे जो कि विंड पावर की EPC कंस्ट्रक्शन को एवेल्यूएट करते हैं या क्रॉस स्क्रूटनी करते हैं, उनमें एक्चुअली कैपेसिटी ही नहीं है। वरना क्या बात है कि एक विंड टर्बाइन की कीमत पूरी दुनिया में $0.6 मिलियन है, हमारे यहाँ वो 1.682 पे जा रहा है। आप सारे अभी पावर प्रोजेक्ट्स की विंड की लेके आए, इनकी EPC कास्ट लेके आए, आप कहेंगे जी ये एक BBA के बच्चे को भी वैल्यूएशन दी जाए तो वो भी आज ईमेल करके पूछ सकता है कि इसकी कीमत कितनी है। और ठीक कह रहे हैं वो कि जब पाकिस्तान में इतनी वायबल पोटेंशियल है, जैसे मैंने आपको ब्रेक में कहा है कि पाकिस्तान में जो विंड स्पीड है तकरीबन 32% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। और गुजरात में अभी 6 से तकरीबन 8000 मेगावाट है और वो पावर लगा के मोदी प्राइम मिनिस्टर बना है। खुद इंडियंस कहते हैं कि देखिए जी अगर आप हमें ही चांस दें तो हम यहाँ पावर प्लांट लगा के विंड पावर लगा के हम एक मिनट है मेरे पास। काजी साहब, एक छोटा सा सवाल जो मैं इन दोनों हज़रात से नहीं पूछना चाह रहा था, आपसे पूछना चाहूँगा कि मियाँ साहब तो बजाते खुद कहते हैं कि जी फैक्ट्री ओनर है, तो जिस तरह की ये एनर्जी पॉलिसी है इससे तो मिल्स बंद हो रही हैं, इंडस्ट्री तबाह हो रही है और बैंकरप्ट हो रही है।
तो ये किस किस्म की इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी हुई? देखें जी, अगर तो कुछ आप कुछ बिजनेस हाउसेज की बात करते हैं तो वो 9, 10, 15%, डॉक्टर साहब ठीक बताएंगे, ये माहिर हैं कि वो कितने परसेंट पे ग्रो करते रहे। ब्लैक इकॉनमी कितने परसेंट पे ग्रो करती रही जब आपकी वाइट इकॉनमी 3, 3.5% पे खज्जल और जलील हो रही थी और हो रही है। तो आप अगर देखें तो 2 मैशतें इसमें राइज थी। एक मैशत थी इनकी निजी मैशत जिसने दुनिया के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और जिसकी एक शक्ल जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं हमें बलूचिस्तान में नजर आई, और वो भी एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। तो इसलिए हाँ, अलबत्ता जो कार रियासत चलाया इन्होंने, जो सरकार की मैशत चलाई, उसका बुरकुस इन्होंने निकाल दिया। तो इसलिए बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि 2 इकोनॉमिक कंडीशंस थी, एक इनके लिए, एक हमारे बच्चों के लिए। तो हम देख सकते हैं इनके बच्चे कहाँ हैं और हमारे कहाँ हैं। जी मुबशर साहब। राइट, काजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंजीनियर अरशद अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते एक बात बताऊँ, आज वक्त की कमी थी और मैं सईद फातमी जो हैं, तारिक फातमी साहब, फॉरेन ऑफिस के जो खड़पैंच हैं, इनके मुतल्लिक मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता सका, बल्कि कुछ भी नहीं बता सका। लेकिन फातमी साहब मेरे पास सब कुछ मौजूद है। अगले 1-2 दिन में आपके इंशाल्लाह सारे कट्टे छठे जो हैं वो चैनल 24 के ऊपर खरा सच के अंदर मैं ज़रूर खोलूँगा। दिस आई ओ टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज़ के आपके गलत काम, आपकी 2 नंबरियाँ, जालसाजियाँ और आपकी फुर्तियाँ जिनसे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा, वो मंजर आम पे हैं। अल्लाह हाफिज़।